Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 7 triangles of class 9th. कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इजी सा टॉपिक है, आपको बस इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन के साथ। ट्राइंगल सबने देखा है, कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनता है, बट इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन होती है अ प्लेन फिगर bounded by three lines is called a triangle। ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, बेसिक सी चीज़ है, ट्राइंगल सबको पता है। इस तरीके से हमारा ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल की 3 लाइंस रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पर कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। तो डेफिनेशन तो समझ आ गई है कि भाई अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इज नोन एज ट्राइंगल, ठीक है। फिगर सबने देखी हुई है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उस वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो अब पहले आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले हमारे पास है स्केलीन ट्राइंगल। ये सबने ना पढ़ा हुआ है बट बेसिक सा है, इसीलिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो स्केलीन ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। सो नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक साइड ऐसी है, एक साइड ऐसी है और एक साइड ऐसी बन गई, तो ये मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये सब अनइक्वल है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल कोई साइड नहीं होती। फिर आ जाता है हमारे पास स्केलीन के बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब जैसे स्केलीन में है कि इसके अंदर एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये चीज और ये चीज। सो जैसे कि हमने ले लिया ABC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, जैसे AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। और जो BC है वो अलग है। तो यानी कि स्केलीन के अंदर एक भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस के अंदर एनी 2 साइड्स आर इक्वल। थर्ड आ जाता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबका फेवरेट, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती हैं हमारी? इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्राइंगल है AB एंड C, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, यानी कि सब आपस में इक्वल है। सो अभी तक हमने कितनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़े? 3, आइसोसेलेस, स्केलीन एंड इक्विलेटरल। एक हमारा होता है लास्ट वाला जो सबने पढ़ा है एंड यूज भी किया है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो वन एंगल इज 90 डिग्री। किस तरीके से फिगर बनती है ये देखो, ऐसे AB, इसके अंदर कोई साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है, बस एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो हमने क्या पढ़ा? हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ट्राइंगल क्या होता है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस इज नोन एज ट्राइंगल। फिर हमने पढ़े 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलीन एंड राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहला था हमारा स्केलीन ट्राइंगल जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती। फिर आया हमारा आइसोसेलेस जिसमें कि यानी 2 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसके अंदर कोई इक्वल साइड नहीं होती, बट एंगल होता है 90 डिग्री का। नाउ लेट्स कम टू द अदर टॉपिक। अब देखो, अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर वो कहे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? आपको प्रॉपर्टी याद कर लेनी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट जो आइसोसेलेस होता है उसमें सिर्फ 2 होती हैं। तो यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकता है, लेकिन जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल होने के लिए उसकी सारी साइड्स इक्वल होना जरूरी है, बट उसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है। सो इसको नोट कर लेना
यहां पर मैं लिख रही हूं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी ए आइसोसेलेस ट्राइंगल बट द कन्वर्स, यानी कि जो इसका उल्टा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, वो नहीं होगा. सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसको आप हाईलाइट कर लेना जहां नोट्स बनाओगे, अलग पेन से लिख लेना, मतलब इसे अलग उससे लिख लेना, क्योंकि ऐसा ना ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है. इसमें से देखो 2 क्वेश्चन बन गए कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, तो आएगा ट्रू. बट अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप कहोगे इट्स फॉल्स. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर. अब हमारे पास आ गई हैं 2 चीजें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अब ये है मेन पार्ट, ठीक है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं. अभी तक तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब यहां से मेन हमारा शुरू हो रहा है इस चैप्टर का. मेन जो अंदर से क्वेश्चंस हमें करने हैं उसका इंट्रोडक्शन. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. सो एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पर. सो टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ. 2 फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? कॉन्ग्रुएंट का मतलब अभी देखो आपको आगे पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है. सो 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, एक तो पॉइंट है इफ दे हैव सेम शेप, अगर उनकी सेम शेप है, एंड इफ दे हैव सेम साइज. ठीक है, अगर एक फिगर है, जैसे कि मान लेते हैं हमने लिया एक बॉल ले लिया हमने, ठीक है, ये बॉल है एंड इसका हमें रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और एक और बॉल है जो कि हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर की. तो दैट मीन्स ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. फिगर कॉन्ग्रुएंट है. कैसे? क्योंकि इन दोनों का सेम शेप है, सर्कल में है, सेम साइज में है. चलो हमने एक लिया ये सर्कल, इसका रेडियस है, या चलो इसका मैं डायमीटर ले लेती हूँ, डायमीटर है इसका 10 सेंटीमीटर का. एक मैंने ले लिया यहाँ पर ट्राइंगल, इसका ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, सारी साइड्स 10-10 सेंटीमीटर है, एंड जो हमारा सर्कल है उसका डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर है. बट जो ये हमारा फिगर है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा. क्यों? चलो इनका साइज मैं एक बार को कह देती हूँ सेम है, बट शेप, क्या शेप सेम है? नहीं भाई, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है. तो दैट मीन्स अगर हमें ये प्रूव करना है कि एक फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी जो साइज है एंड जो उसका शेप है वो दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कि भाई साइज भी सेम है दोनों फिगर्स का एंड शेप भी सेम है दोनों फिगर्स की. सो ये तो हमने की फिगर्स की बात. अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर, कि ट्राइंगल्स पे हमारी कॉन्ग्रुएंसी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. तो इसके अंदर होता है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ट्राइंगल्स आर congruent if अब देखो ट्राइंगल्स हमारे कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे. अब जैसे कि मैंने एक फिगर ली है, ये फिगर है ABC, ठीक है, एक फिगर ले लिया मैंने DEF. तो इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी कब होगी? जब AB DE के इक्वल हो. भाई AB इक्वल्स टू DE हो, BC EF के इक्वल हो, BC इज इक्वल्स टू EF, या फिर AC इज इक्वल्स टू DF हो. ये तो हमने करी साइड्स की बात, यानी कि अगर इस साइड की लाइन, मतलब इस साइड की दोनों लाइनें सेम, इस साइड की सेम, इधर की सेम, मतलब जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं हमारी वो सेम होनी चाहिए. फिर एंगल्स की बात कर लेते हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D हो, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E हो, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F हो. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ये भैया ट्राइंगल हैं दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट हैं. अदरवाइज नहीं है. अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर पाएगा. कॉन्ग्रुएंट का ये होता है साइन.
अभी क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इनका बहुत यूज होगा इस साइन का, क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में यही प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ये उस थ्योरम से प्रूव करो। तो इसके अंदर ना कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। सो हमारे पास सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी कब होती है, यानी कि देखो कुछ चीजें होंगी कि उसमें आपको बोला जाए अगर कि भाई ये बताओ ये सिमिलर है या नहीं है, या ये कॉन्ग्रुएंट है। सो कॉन्ग्रुएंट की क्या प्रॉपर्टी रहती है, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं व्हेन वी हैव टू आइडेंटिकल, ये मैं ऐसे बोल्ड में लिख रही हूं, आइडेंटिकल कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिखा है ताकि ये वर्ड आपको ध्यान रहे कि यही मेन वर्ड है। व्हेन वी हैव टू आइडेंटिकल शेप्स, यानी कि दैट इज with same shape and same size, then figures are congruent। अब एक चीज जैसे आप लोगों को वहां पे मैंने बताई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसके अंदर वही चीज है कि भाई एक मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ए बी सी करके, और यहां पर मैंने ले लिया एक और ट्राइंगल, अब डी ई एफ करके। अब इसकी क्या है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी इनके बीच में। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, तो दैट मीन्स ट्राइंगल जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है। अब हमारे सिमिलर के बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हेन two shapes नहीं, इसको आप लिखोगे when we have two same shapes but of different sizes, जब हमारे पास सेम मतलब शेप जो है वो तो सेम है बट जो साइज है वो अलग है, देन फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, सिमिलर का होता है ये वाला साइन, सिंपल। अब एक चीज देखो, एक ये लाइन है ये 6 सेंटीमीटर की है, एक मैंने और लाइन ले ली ये 10 सेंटीमीटर की है। अब एक चीज बताओ, है तो स्ट्रेट ही लाइन ना भाई, है तो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट इनके साइज अलग अलग हैं, तो दैट मीन्स ये सिमिलर हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा ही अगर मैं ट्राइंगल के केस में करूं कि एक ट्राइंगल है, एक ये इतना बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला इसका साइज दूसरा होगा बट इसका दूसरा होगा, तो यानी कि इनके साइज अलग अलग है बट सेम शेप है, तो दैट मीन्स ये हमारी सिमिलर होंगी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप एंड सेम साइज होना जरूरी है। तो ये था हमारा डिफरेंस कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में। अब चलते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। अब आ जाते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इज इंपॉर्टेंट वाइल डिनोटिंग द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस यानी कि आप कौन सी साइड को किसके इक्वल कर रहे हो, कौन से एंगल को किसके इक्वल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल हमारा है ABC, एक ट्राइंगल मैंने और लिया एंड ये है DEF। तो अभी आपको देखना है कि आप किस तरीके से कौन से एंगल को कौन सी वर्टिसेस को इक्वल रख रहे हो, वो ऑर्डर जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कॉन्ग्रुएंसी तभी प्रूव होगी कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वाली ही हम इक्वल करेंगे, यानी कि अगर AB इज इक्वल्स टू DE होगा तो ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने AB
इज इक्वल्स टू ई एफ कर दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। सो ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है वर्टिसेस का, कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को ही इक्वल में रखें। सेकेंड पॉइंट है इन इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं हमारे वो इक्वल हो जाते हैं। ये चीज आपको भी समझ आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो एक ट्राइंगल इस टाइप का है, तो ये बोला जाएगा कि मैंने यहाँ पर ले लिया AZ एंड DW, तो वो ये दे देंगे कि भाई ये प्रूव करो कि AZ और DW हमारे इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो उसके बाद आप कर सकते हो AZ इज इक्वल्स टू DW if triangle ABC is congruent to triangle DEF, so therefore AZ will be equal to DW। किस मेथड से, CPCT। रीजन क्या है, CPCT की फुल फॉर्म क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपको इतना बड़ा लिख के नहीं आना है, आप खाली CPCT भी लिखाओगे तो दैट मीन्स वो इक्वल, मतलब आपका आंसर वैलिड हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि पहले आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो ट्राइंगल्स की, तभी ये इक्वल हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऐसा नहीं है कि ये ट्राइंगल आपने प्रूव नहीं किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है और आपने CPCT लगा दिया तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो बहुत ध्यान रखना है कि भाई हम पहले ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, इसके बाद फिर हम CPCT लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये दो पॉइंट्स थे कि आपको एक तो ऑर्डर ध्यान रखना है, एंड अगर हमारे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी, किससे, CPCT से। एंड फुल फॉर्म ऑफ CPCT इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर, कि जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड रहने वाले, कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, रूल्स होते हैं। सो हम उन रूल्स की अब बात करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ रूल्स पर। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर ना यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन में मेथड अप्लाई होगा वो यहीं से होगा। सो फर्स्ट वाला हमारे पास है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब आप ये सोच रहे होगे ये SSS क्या है, इसको बोलते हैं साइड एंड साइड। आई नो अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये क्या है। बेसिकली जब हमें किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम साइड्स लेते हैं, ठीक है। अब अगर उसकी सारी साइड्स, तीनों ही साइड्स इक्वल हो गई तो दैट मीन्स SSS कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि व्हेन all three corresponding sides of two triangles are equal, then it is said that the two triangles are congruent by SSS, ठीक है। सिंपल इतना ही लिख कर आना है। देखो ये तो इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं अभी आपको डाउट आ रहे होंगे वो क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको याद आएगा अच्छा हाँ ये ऐसे था, ये वैसे था। तो इसके लिए देखो एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मैंने ये ट्राइंगल लिया ABC, ठीक है, ये मैंने लिया दूसरा ट्राइंगल DEF। अब मान लेते हैं कि मुझे क्वेश्चन में ये चीज गिवन है कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो यानी कि बिकॉज गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू DE, या इसको ना ये मत लिखो गिवन, इसको आप लिखो इफ AB इज इक्वल्स टू DE, कॉमा BC is equals to EF, comma AC equals to DF, then triangle ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब ये देखो कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हम इनके एंगल्स भी प्रूव कर सकते हैं कि इक्वल हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से रूल से? सो देयरफॉर बाय CPCT, बट ये भी होगा, हाँ ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा एंगल ए को आपने एंगल ई के साथ इक्वल कर दिया, नहीं, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, कॉमा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। अच्छा, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। ये जरूर मेंशन करके आना है कि आपने कौन सा रूल लगाया तब हमारे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। तो अभी तो हमने पढ़ा SSS, अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्ग्रुएंसी रूल पर। नाउ सेकंड रूल वी आर हैविंग इज SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब यहाँ पर साइड साइड रह गया, सो ये होता है साइड एंगल साइड, क्योंकि ए से एंगल होता है, सो साइड एंगल साइड। इसके अंदर क्या चीज होती है देखो, when two corresponding sides of triangles are equal, ठीक है, एक तो ये चीज। फिर दूसरा हमारे पास होता है, बहुत ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, बच्चा यहाँ पे अक्सर गलती कराता है, when included angles between the two corresponding equal sides are equal, then triangles are congruent by SAS रूल। अब ये तो आपको समझ आ गया कि कोई दो साइड्स इक्वल हैं। लेट इफ, यहां पर नहीं देखो, इफ अगर मैं कहती हूं कि AB DE के इक्वल है, इफ AB इज इक्वल्स टू DE और BC EF के इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू EF। अब वो जो ये सेकंड पॉइंट है, व्हेन इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पर एंगल आ जाएगा, व्हेन इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स आर इज इक्वल, यहाँ आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज इक्वल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल। यानी कि हमारे पास वो दो कौन सी साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो इक्वल हैं भाई, एक तो AB है, DE है, ठीक है, BC और EF, तो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला। ऐसा नहीं है कि आप एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F कर दो, कर सकते हो, वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, यानी कि कोई एक एंगल इक्वल है, तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो देयरफॉर बाय SAS रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। SSS के बाद हम आए SAS पे, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड रूल पर। थर्ड वाला है हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, नाम ऑलरेडी लिख दिया है, एंगल साइड एंगल। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जब दो ट्राइंगल्स के अंदर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो ASA एंगल साइड एंगल रूल कब लगेगा? कि जब हमारी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो एंड एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। तो दैट मीन्स when two corresponding angles are equal and two corresponding sides of equal angles are equal, then
बाय ASA ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। शॉर्ट फॉर्म लिख दी है ये मैंने, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कि मैम ASA ही लगाना है, ज़रूरी तो नहीं है कि हमने जैसे दो एंगल प्रूव कर दिए तो AAS लगा दें या SAA लगा दें। आपको ये जो ऑर्डर है इसका बहुत ध्यान रखना है कि SSS तो चलो ठीक है, बाकी जो हमने पहले पढ़ा SAS एंड ये ASA, ठीक है। सो अब जैसे कि यहाँ पर है, मैंने प्रूव इफ AB, या इसको मैंने ये इस तरीके से लिया, इफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D एंड AB इज इक्वल्स टू DE और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, देन बाय ASA ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। अब किसी ने हमें फर्दर ये कह दिया कि भाई ये प्रूव करो कि एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F है, सो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो याद रखने का मेथड बता देती हूँ। SSS तो सबको याद रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। SAS सास रूल, ठीक है, सास रूल कि भाई A बीच में आ गया और दोनों तरफ उसके SS आ गया। फिर आ गया ASA आसान रूल, ASA दो एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, साइड बीच में फंस गई, दो एंगल्स के बीच में एक साइड फंस गई तो एंगल साइड एंगल। अब चलते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। फोर्थ है हमारे पास AAS रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि आस, हमें आस बंध गई है इससे, ठीक है। सो AAS हमारा होता है एंगल एंगल साइड। इन्होंने क्या करा, दोनों एंगल्स ने आपस में दोस्ती कर ली और साइड को पीछे फेंक दिया, सो एंगल एंगल साइड। अब इसके अंदर क्या चीज होगी, देखो आप कहोगे मैम जो भी आपने पढ़ा है ASA, ठीक है, और ये AAS, ये हमारा सिमिलर है, मतलब एक जैसा है, क्योंकि उसके अंदर भी दो एंगल्स इक्वल थे, यहाँ पे भी दो एंगल्स इक्वल है, साइड इक्वल थी, यहाँ पर भी साइड इक्वल है। बट फर्क क्या है, ऑर्डर, कि वहां पर साइड बीच में थी, यहाँ पर साइड साइड, मतलब साइड बाहर ही हो गई है, मतलब एंगल एंगल उसके बाद साइड है। सो यहाँ पर व्हेन टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड one pair of corresponding side is equal, then by AAS rule triangles are congruent। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास ये एंगल है, इफ एंगल A is equals to एंगल D, एंगल B equals to एंगल E and AB equals to DE। बार बार बोल रही हूँ, ऑर्डर का ध्यान रखना। अभी मैं आपको ना लास्ट में जब ये चैप्टर की मतलब इंट्रोडक्शन का एंड हो जाएगा तो फिर मैं वहां पे आपको ये इसकी एक समरी की फोटो भी लगा कर दूंगी, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन से रूल के अंदर कौन सी बात ध्यान रखनी है। सो अगर ये हमारे इक्वल है, सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड अगर वो कोई और आपको प्रूव करने के लिए कह देते हैं कि कोई और एंगल इक्वल है, कोई और साइड इक्वल है, तो वो बाय CPCT आप कर लोगे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। लास्ट है हमारे पास RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि राइट हैंड साइड। अब जहां पर भी राइट हैंड साइड आ गई, दैट मीन्स वहां पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो व्हेन टू corresponding angles are equal to 90 डिग्री, तो हमारा ये केस लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे मैं एक ही ट्राइंगल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है ABC, ठीक है। हमने बोला कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा
जब आप करोगे प्रैक्टिस एग्जाम में भी इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। सो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन है। सो एडी इज बाइसेक्टर, ये गिवन है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, ठीक है, ये हमें गिवन है इतना। तो यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल 90 डिग्री होगा। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, सॉरी, इन ट्राइंगल ADB, मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करी भाई, एक ये ट्राइंगल एंड एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखना कि आपको गिवन ये भी हो सकता है, ऑल्सो ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल, या आइसोसेलेस बोल देते हैं इसको, इक्विलेटरल से तो क्या बात बनेगी, आइसोसेलेस बोलते हैं। आइसोसेलेस के अंदर क्या चीज है, प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगी। सो भाई देखो, इसमें आप क्या चीज कर सकते हो, AB इक्वल्स टू AC, ये क्या है हमें गिवन है। AD इज इक्वल्स टू AD, ये कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है भाई, ये भी है, AD इसके अंदर भी आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर भी ये पार्ट है इसका। एंड एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसके अंदर 90 डिग्री आ गया, सो दैट मीन्स ये किससे प्रूव होगा, राइट हैंड साइड। सो बाय RHS रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। आपको प्रूव करना था BD इज इक्वल्स टू DC, सो देयरफॉर बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स BD इज इक्वल्स टू DC। यहां पर हो गया आपका प्रूफ। तो कहने का मतलब यही था कि हमने कितने रूल्स पढ़े, 5 टाइप्स ऑफ रूल्स पढ़े। सबसे पहले था हमारा SSS, साइड साइड साइड, उसके अंदर तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो रही थी। फिर हमने पढ़ा SAS, जिसके अंदर की साइड ने एंगल को बंद किया हुआ था, सो साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल थी, एक एंगल इक्वल था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ASA, सॉरी, एंगल साइड एंगल पढ़ा फिर हमने कि भाई दो एंगल, यानी कि पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, इस तरीके से इक्वल हुए। चलो फिर हमने पढ़ा AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल इक्वल फिर साइड इक्वल। फिर हमने पढ़ा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट हैंड साइड, इसके अंदर क्या है, कोई एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री का बनता है। सो अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में 90 डिग्री दिख जाए तो समझ जाना कि RHS से ये प्रूव होने वाला है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। इसको ना एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चंस के अंदर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें इसका भी यूज करना पड़ सकता है। सो फर्स्ट वाला है द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब यानी कि आइसोसेलेस के कोई दो साइड्स इक्वल होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं इफ, अगर AB AC के इक्वल है तो AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C, एंड AC के ऑपोजिट में एंगल B, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया। इफ BC इज इक्वल्स टू AC, अगर BC के AC के इक्वल है, ये इक्वल है, सो BC के इक्वल में है, मतलब ऑपोजिट में है एंगल A, AC के ऑपोजिट में है एंगल B, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। फिर AB इज इक्वल्स टू BC है, सो AB के ऑपोजिट में है एंगल C एंड BC के ऑपोजिट में है एंगल A। तो यानी कि अगर हमारे पास एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। सेकंड पर आते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। सो अगर साइड्स हैं हमारे पास और एंगल्स इक्वल हैं तो जो उनके ऑपोजिट में साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इफ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है, एंगल A के ऑपोजिट में है BC, यानी कि BC, एंगल B के ऑपोजिट में है AC, तो BC इज इक्वल्स टू AC अगर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है। अगर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है तो एंगल B के ऑपोजिट में है AC एंड एंगल C के ऑपोजिट में है AB, तो AB इज इक्वल्स टू AC। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A है तो एंगल C के ऑपोजिट में है AB एंड एंगल A के ऑपोजिट में है BC, सो AB इज इक्वल्स टू BC। तो ये चीजें थी, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो विद दिस पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है इस चैप्टर का। Now with this part we are ending our video. Now we'll see you in next video with variety of questions. Till then keep practicing.
Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.